ये आज़ाद साहब पर ये बात उठाई जाती है कि आज़ाद साहब उन्हीं क्षेत्रों के अंदर जाते हैं जहाँ पर भाजपा जो है कमज़ोर है, वहीं पर जाते हैं जहाँ पर कमज़ोर जो है बाकी पार्टियाँ तो नहीं है, जो जैसे कांग्रेस है, एनसी है, पीडीपी जहाँ पर दबदबा रखती है, उन पर जो है वो वोट काटने के लिए जो है जा रहे हैं और भाजपा के साथ जो उनका गठबंधन हुआ है। कोई लोग ये कहते हैं कि ये जो है बीजेपी की बी टीम है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बल्कि आज़ाद मीन कि हमारी सोच जो है वो इंडिपेंडेंट है, हमारी सोच बिल्कुल आज़ाद है। ये कोई आज़ाद वर्ड सिंबलाइजेज नहीं करता कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के नाम से जुड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में जो है जिस तरह बाकी लोग दावा करते हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे, क्या डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है दावा करेगी कि हम जो है 370 वापस लाएंगे? आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिलसी आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजिंदर सिंह चिप जी, जो कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। पार्टी के हवाले से भी बात करेंगे और मौजूदा वक़्त के हालात पर भी बात करेंगे और अपोजिशन जो इन पर सवालात उठा रही है वो भी जो इनके साथ बात करेंगे। सबसे पहले चिप साहब आपका स्वागत है जेके दास्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जिस तरह आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है इसी 2 महीने पहले जो है वजूद में आई है। तो किस तरह का रुझान जो है आजकल डेमोक्रेटिक पार्टी में जो है चल रहा है? क्या तैयारियां जो है आने वाले इंतखाबात को लेकर हैं? थोड़ा नाज़रीन को बताएंगे। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपकी चैनल जो जे के दास्तान है उससे मुखातब होने का मौका मिला। और बिलाल जी आप बिलेसा से हैं, पहाड़ी इलाका है, आज़ाद साहब का एरिया है, वहाँ के रहने वाले हैं। आपसे मिल कर के और ओसामा जी के साथ मिल कर के भी मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ तक डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का संबंध है, आपने खुद ही कहा कि 2 महीने पहले ये पार्टी वजूद में आई, लेकिन आपने देखा होगा कि इन 2 महीनों में जनाब आज़ाद साहब ने जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन किया, पब्लिक मीटिंग के द्वारा, डेलीगेशन के द्वारा और इवन इंडिविजुअली, मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये मन बनाया हुआ है कि जब भी इलेक्शन होगी और वो गुलाम नबी आज़ाद साहब को इस रियासत का, इस स्टेट का, बेशक अब यूनियन टेरिटरी है, तो वो आज़ाद साहब को यहाँ का चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। ये लोगों के एक्शन से है, जो पब्लिक मीटिंग्स में लोगों ने हाज़िरी भरी, जो डेलीगेशन के द्वारा लोगों ने आज़ाद साहब को अप्रोच किया और अलग अलग लेवल के ऊपर जो लोग इनको आके मिले, लगता है कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का ग्राफ जो है इस 2 महीने में इतना ऊपर चला गया है कि बहुत सी पार्टीज़ को तो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से डर लगने लगा है। जी। तो बात करेंगे आज़ाद साहब पर ये बात उठाई जाती है कि आज़ाद साहब उन्हीं क्षेत्रों के अंदर जाते हैं जहाँ पर भाजपा जो है कमज़ोर है, वहीं पर जाते हैं जहाँ पर कमज़ोर जो है बाकी पार्टियाँ तो नहीं है, जो जैसे कांग्रेस है, एनसी है, पीडीपी जहाँ पर दबदबा रखती है, उन पर जो है वो वोट काटने के लिए जो है जा रहे हैं और भाजपा के साथ जो उनका गठबंधन हुआ है। कोई लोग ये कहते हैं कि ये जो है बीजेपी की बी टीम है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2-3 सवाल आपने इकट्ठे कर दिए। पहली बात तो यह है कि आज़ाद साहब का उन एरियाज़ में जाना, जैसे आपने कहा कि जहाँ जहाँ बीजेपी जो है कमज़ोर है, ये बात गलत है। आपको पता है कि जब ये पार्टी आगाज़ में आई, जब बनी, तो मौसम तेज़ी के साथ बदल रहा था। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का मौसम जो है, पहाड़ी इलाकों का मौसम कुछ और है, लद्दाख का कुछ और है, जम्मू के मैदानी इलाकों का और है, पीर पंजाल का जो हमारी एरिया है उसका कुछ और है, चनाब वैली का कुछ और है। तो मेरे ख्याल में हमने जो हमारी पार्टी ने जो आज़ाद साहब की जो प्लानिंग थी, उन्होंने ये कोशिश की है कि सबसे पहले मैं उन लोगों से मिल लूँ जो बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं और यहाँ बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई है। तो मौसम को देखते हुए उन्होंने कुछ
एरियाज़ की सिलेक्शन करी, यहाँ जाकर के लोगों से मिले। जैसे चनाब वैली है, जैसे आपका नॉर्थ कश्मीर है, जहाँ कुछ कश्मीर के ठंडे इलाके हैं, वहाँ आज़ाद साहब गए हैं। तो ये कहना गलत है कि आज़ाद साहब केवल उन इलाकों में जाते हैं कि जहाँ बीजेपी कमज़ोर है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि हमने, जब हमारी पार्टी ने शुरू से कहा है कि हम इस यूनियन टेरिटरी में जब भी इलेक्शन होगी, पहली बात तो यह है कि हम डिमांड करते हैं कि इलेक्शन फ़ौरन होनी चाहिए, इलेक्शन डिले नहीं होनी चाहिए। और जब भी इलेक्शन होगी, हमारी जमात हर असेंबली सेगमेंट में अपना कैंडिडेट उतारेगी। तो ये कहना कि हम बीजेपी की बी टीम है या कोई सी टीम है या कोई टीम है, ये बिल्कुल गलत है। ये एक फैशन बन गया है, ये एक फैशन बन गया है कि हमें अननेसेसरी बीजेपी के साथ जोड़ा जाता है। देखिए, आपने देखा होगा, तीसरी बात मैं इसको साबित करने के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आज़ाद साहब ने जितनी भी पब्लिक मीटिंग एड्रेस करी, उन सभी पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा है कि जो कुछ मैंने अपने समय में किया उसके बाद कुछ नहीं हुआ, और इस समय जो भी एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते, जो केंद्र का यहाँ शासन, यूनियन टेरिटरी होने के नाते जो शासन चल रहा है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि अब कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम बीजेपी की बी टीम हो तो हमें बीजेपी की जो कारकर्दगी है, बेसिकली देखिए जो इस समय हुकूमत है उसको बैकिंग तो बीजेपी की है। वो तो जो बीजेपी के जो माननीय गृह मंत्री हैं हमारे, उनके नीचे यूनियन टेरिटरी है। तो ऐसी बात कोई नहीं है कि हम बी टीम है, बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट सोच है। और आज़ाद साहब ने शुरू में ही ये क्लियर किया था कि आज़ाद वर्ड का मतलब ये नहीं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ रखा गया, बल्कि आज़ाद मीन कि हमारी सोच जो है वो इंडिपेंडेंट है, हमारी सोच बिल्कुल आज़ाद है। ये कोई आज़ाद वर्ड सिंबलाइजेस नहीं करता कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के नाम से जुड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये बात अलग है। आज़ाद उर्दू का वर्ड है, उसको इंडिपेंडेंट कह लें, आज़ाद कह लें, हिंदी में स्वतंत्र कह लें। तो हमारी जो विचारधारा है वो बिल्कुल हमारी इंडिपेंडेंट है। और उस विचारधारा में दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट को जो एक इतनी सरताज रियासत थी, उस रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। हम कहते हैं कि फ़ौरन हमें स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, नंबर वन। दूसरा, हम कहते हैं कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जो भी हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी गोजर, पहाड़ी, सब लोग जो हैं, हम कहते हैं कि जो सर्विसेज हैं वो हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, उसकी गारंटी होनी चाहिए। तीसरा, जो हमारी ज़मीनें हैं, हमारा जो एजेंडा है कि उन ज़मीनों पर हमारा अधिकार रहना चाहिए, बाहर का आदमी कोई नहीं आए। तो इसलिए हमारी एक अपनी आज़ाद सोच है। हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं। आज़ाद साहब ने नौजवानों की बात करी कि पिछले 7-8 साल से 10 सालों में, जब से आज़ाद साहब जहाँ से चले गए, जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद नौजवानों के जो हकूक़ हैं, जो उनको नौकरियाँ मिलनी चाहिए थी, बेरोज़गारी बढ़ी, उनको नौकरियाँ नहीं मिली, तो हम नौजवानों की भी बात करते हैं। तो ये 2-4 चीज़ें हमारा एजेंडा है जिस पर हम काम कर रहे हैं। चलिए, अब जो है अब अपोजिशन पर आते हैं, जहाँ से आज़ाद साहब ने रिज़ाइन दिया, उस पार्टी के जो आज के लोग हैं या जो ओहदों पर आज फाइज हुए हैं, वो जो आज़ाद साहब पर यानी कि बेहुदा की बातें जो है वो बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ जो है बोला करते हैं, उनके लिए कोई जवाब देना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं पता कि वो किस किस्म की बेहुदा बातें करते हैं, लेकिन मैंने ये सुना है कि वो कहते हैं कि जी कांग्रेस ने 50 साल में आज़ाद साहब को बहुत कुछ दिया और आज़ाद साहब ने उसको भुला दिया। मैं उल्टा कहता हूँ कि आज़ाद साहब जब कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के महामंत्री रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, कांग्रेस के मंत्री रहे, कांग्रेस के सीएम रहे, और जिस प्रदेश में आज़ाद साहब को जनरल सेक्रेटरी बना के भेजा गया, वहाँ आज़ाद साहब ने कांग्रेस का झंडा बुलंद किया। तो मैं समझता हूँ कि ये रिवर्स है, उल्टा है। बल्कि कांग्रेस के ऊपर आज़ाद साहब का जो कर्ज है, बल्कि मैं कहता हूँ जो कुछ आज़ाद साहब ने किया वो कांग्रेस ने नहीं चुकाया। और इस किस्म की बेहुदा बातें करना जो है वो बिल्कुल बेकार है।
और कभी कभी दूसरी बातों से जोड़ते हैं कि देखिए जी आज़ाद साहब को पद्म भूषण दिया गया, वो प्रधानमंत्री का उनके लिए सॉफ्ट करने डाल दे, तो ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। आज़ाद साहब एक ऐसे पॉलिटिकल फिगर हैं जिन्होंने 50 साल में एक उनका कैरियर जो है बिल्कुल ईमानदाराना कैरियर रहा। उनका कैरियर जो था वो पब्लिक के लिए रहा। उनकी जो कारकर्दगी थी वो इवन अपोजिशन के लोगों ने भी उसकी सराहना की। और ये कोई छोटी बात नहीं कि हिंदुस्तान की सारी अपोजिशन को आज़ाद साहब ने राज्यसभा में लीड किया। तो राज्यसभा में कुछ क्वालिटीज़ थी, कुछ बातें थीं जिनकी वजह से उनको पद्म भूषण भी दिया गया। और उसके अलावा जहाँ जहाँ भी कांग्रेस में रहे उन्होंने एक अच्छा काम करके दिखाया और अच्छे रिजल्ट लाए। आज देखिए कांग्रेस की क्या हालत है। आज कांग्रेस दिल्ली में 0, आज कांग्रेस गुजरात में 0। ये तो एक छोटी सी स्टेट हिमाचल में अगर कांग्रेस कुछ सीटें ज़्यादा लेगी, 2 4 5 सीटें, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस का ग्राफ बड़ा ऊपर चढ़ गया है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज़ाद साहब के बारे में कांग्रेस के उन लोगों का नेगेटिव बात करना जो है, ये उनकी अपना जो गिल्टी कॉन्शियस है ये दर्शाता है। जी। तो आखिर पर हम जानना चाहेंगे कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में जो है जिस तरह बाकी लोग दावा करते हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे, क्या डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है दावा करेगी कि हम जो है 370 वापस लाएंगे? आखिरी सवाल आपसे ये जो है जानना ज़रूरी है। देखो, इसकी बात हम नहीं करना चाहेंगे। पहली बात तो यह है कि 370 लाने के लिए जो भी पार्टी इसको लाएगी, पहले ये देखा जाएगा कि क्या उनकी पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी है या नहीं है। लेकिन इस स्टेज पर, क्योंकि ये 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये सब जुडिस है। लेकिन भाजपा कहती है कि हमने तोड़ दिया। नो, देखिए उन्होंने, उनका एजेंडा था, उन्होंने तोड़ा, लेकिन कानूनी तौर पर उन्होंने क्या इसको सही तोड़ा या गलत तोड़ा, ये मामला जेर गौर है सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में, जो है हमारी सबसे बड़ी अदालत है। इसलिए मेरा कमेंट करना जो इसके ऊपर ठीक नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ राजेंद्र सिंह चिप जी, जो कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। आने वाले वक्त में जो है किस तरह जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है आने वाले चुनाव में उतरती है, किस तरह जो है इनका असर जो है ग्राउंड पर देखने को मिलता है। बने रहें जगह दास्तान के साथ। बिलाल बिलिसी, जम्मू से।